हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। भाई मैं सच में मुझे लगा था कि थोड़ी बहुत दिमाग होगी तुम में, थोड़ा मेच्योर होगे, बात को समझोगे, चीजों को समझोगे, लेकिन नहीं भाई। पिछले 4 दिन में ना कम से कम 500-700 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूं। कुछ नहीं, ऐसे ही सर गाइड करिए। क्लास में पढ़ा रहा हूं, सारा चीज क्लास में समझा रहा हूं, अलग से क्या गाइड करूं भाई तुम्हें। हम बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मैं यहां पे डिप्रेशन सेंटर खोला हुआ है। सर विद्यापीठ में एडमिशन नहीं हो रहा है, विद्यापीठ मेरे बाप का है। सर डिस्काउंट करा दीजिए, क्या मैं नौकरी से निकलवाएगा मुझे? मेरे बाप का है विद्यापीठ जो मैं डिस्काउंट करवा दूं? मतलब मेंटल हरासमेंट कर दिया तुम। सर हमको उन सर का नंबर दे दीजिए, मैसेंजर हूं मैं, मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए। अबे एक इंसान की थोड़ी भाई रहन दे। सर बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का। क्या मैं कौन हूं जो बहुत मन कर रहा है तेरा बात करने का? सर अपने आप को रोक नहीं पाए हम। हाले चप्पल निकाल के मारूंगा। पागल कर दिया है 10 दिन में। मजाक नहीं कर रहा हूं, पागल कर दिया है यार। सर सीरियसली। क्या मैंने बोला था? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आज के बाद साला किसी से बात नहीं करूंगा। जो जेन्यून बच्चे भी आते थे 2-4 ना, उससे भी बात नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। मदद करिए। लेक्चर नंबर 6। आज लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो आपको होमवर्क कराया था, क्वेश्चन ऑन गन बुलेट, होमवर्क जो कराया था गन बुलेट का वो पढ़ेंगे। गन बुलेट का वो पढ़ेंगे। मेन हमारा टॉपिक है रॉकेट, रॉकेट प्रपल्सन, और उसके बाद कनेक्टेड बॉडी डायनेमिक्स। तो आज का जो मेजर टॉपिक है, वो है रॉकेट प्रॉब्लम एंड कनेक्टेड बॉडी डायनेमिक्स। कनेक्टेड बॉडी डायनेमिक्स एंड रॉकेट प्रॉब्लम। रॉकेट प्रॉब्लम एंड कनेक्टेड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, तैयार है? शुरू करें। उससे पहले ये जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चलिए, ये सवाल है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired from the gun with initial velocity 32 मीटर पर सेकेंड. If mass of the gun is 4 kg, then calculate the recoil velocity of gun. भाई ऐसे सवाल नीट में आते हैं और बड़ा आसान सा सवाल होता है। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन होता है m इंटू यूबी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। मास ऑफ द बुलेट है ये स्मॉल एम, 50/1000। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 32 एंड ये 4। सिंपल है। यहां से रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 50 से कैंसिल करूंगा 2, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। क्या आपका आया था? 0.4। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 20 बना ना, 20 तो 10, 0.4 आएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, 0.4 बिल्कुल सही है। 0.4 बहुत आसान है ये, होमवर्क दिया था, सब लोगों ने कर लिया होगा। आगे देखिए, अ मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 65 ग्राम। एक मशीन गन है जो 65 ग्राम का बुलेट फायर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1300 मीटर पर सेकेंड, होना भी चाहिए। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 169 न्यूटन। मैन मैक्सिमम फोर्स 169 न्यूटन लगा सकता है। द नंबर ऑफ बुलेट ही कैन फायर पर सेकेंड विल बी।
तो ध्यान से देखिएगा, फोर्स ऑन अ बुलेट इज NMU बताया था, हाँ, जहां पे नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड है, तो जाएगा 169 इज इक्वल टू ए स्मॉल n, मास हो जाएगा बेटा 65/1000 ग्राम है, केजी में बदलेंगे, 300, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, n बराबर हो जाएगा 13 से कैंसिल करोगे तो 13 है ना, और 13 पचे 65, 5 और डबल जीरो कैंसिल हो गया था तो 2, 1 बटा सॉरी n/2 इज इक्वल टू 1, n बराबर 2 बुलेट पर सेकेंड आ रहा, 2 बुलेट आ रहा है क्या पर सेकेंड, ये कितने बुलेट फायर कर सकता है, सिर्फ 2 बुलेट फायर कर सकता है, सिर्फ 2 बुलेट फायर कर सकता है। क्लियर है, बहुत अच्छे समझ में आया ये चीज, बहुत अच्छे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, a bullet of mass 40 gram is fired from a gun of mass 10 kg, fired from a gun of mass 10 kg, if velocity of the bullet is 400 meter per second, recoil velocity of the gun will be, in the direction of bullet में recoil velocity तो जाता नहीं है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट हो सकता है, इन द डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। एम बताइए कितना है, एम है बेटा 40 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी है 400 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसल, 4 चौका 16, 4 चौका 16, डबल जीरो कैंसल होगा तो 10⁻⁻1, मतलब 1.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, एंड अपोजिट ऑफ कोर्स 1.6 अपोजिट ऑफ कोर्स। तो भाई गन बुलेट सिस्टम में 2 ही 3 तरह के सवाल बन सकते हैं, पहला सवाल बन सकता है थ्योरेटिकल और दूसरा बन सकता है न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल में क्या बोलेगा कि गन बुलेट सिस्टम किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जितना मोमेंटम बुलेट लेके जाता है उतना ही मोमेंटम गन लेके पीछे जाता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास ज्यादा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे v²/2m, तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। बस ये 3 चीजें पूछ सकता है। न्यूमेरिकली क्या पूछेगा, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन और नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ गन, और जितना गन पे फोर्स लगेगा होल्ड करने वाले पे उतना ही पीछे थ्रस्ट फोर्स लगेगा। बस इतनी सी बात है। क्या 100% क्लियर है यहां तक, क्या 100% क्लियर है यहां तक? चलिए 3 सवाल था, फटाफट करा लिया, बात खत्म। आइए अब रॉकेट प्रोपल्सन समझते हैं। बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या न्यूटन्स थर्ड लॉ कह सकते हो, बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब रॉकेट प्रोपल्सन में होता है कि रॉकेट अपने जीवन में आपने कई बार देखे होंगे, इस तरह का कुछ रॉकेट होता है, इस तरह का रॉकेट होता है, देखिए ये इसमें होते हैं गैस चेंबर, यहां पे गैस फिल्डेड होता है ना, और इसको हम 2-3 चेंबर अलग अलग बनाते हैं। इसका रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि एक गैस का चेंबर है तो किसी चीज से बना होगा तो उसका कुछ वेट होगा, उसमें हम गैस फिल कर देते हैं, ठीक है, इसमें भी गैस फिल कर देते हैं, सेम ही गैस फिल करते हैं, फिर इसमें भी गैस फिल कर देते हैं। अब होता क्या है कि जब एक चेंबर का गैस खत्म हो जाता है तो इस चेंबर को हम डिटैच कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं यूनिवर्स में, है ना, स्पेस में हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जितना गैस था वो सब खत्म हो गया, तो चेंबर खाली हो गया, तो ये चेंबर को डिटैच करके रॉकेट का वेट कम कर लेते हैं, लॉजिकल बात है कि नहीं है? अच्छा, अब मान लो कि इस रॉकेट की इनिशियल मास है m, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जो ये मास था वो है इनिशियल मास ऑफ अ रॉकेट एट t इज इक्वल टू 0। अब यहां से जिस रेट से गैस बर्न होके बाहर निकल रहा है, अंदर फ्यूल है और फ्यूल को जला के, है ना, उससे जो गैस निकल रहा है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं, तो पर सेकेंड जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो हो रहा है dm/dt। dm/dt द रेट एट विच गैस इज बर्निंग, द रेट एट विच गैस इज बर्निंग
dm/dt पर सेकेंड यहां पे मास क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मास क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मास क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, dm/dt रेट से मास बर्न हो रहा है। तो क्या रॉकेट का मास कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा, इसलिए तो वेरिएबल मास सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। रॉकेट इज अ वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम, क्योंकि यहां पे मास क्या होगा, पर सेकेंड जल के राख हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, पर सेकेंड जल के मास हो जाएगा, ठीक है, पर सेकेंड जल के राख हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये जो गैस बर्न हुआ, मतलब जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं हम, उस बर्न करके वी वेलोसिटी से उसको नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, वी वेलोसिटी से नीचे की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो वो वी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टिंग, इजेक्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो गैस निकल रहा है उसकी वेलोसिटी है वी। वेलोसिटी है वी, है ना, उसकी वेलोसिटी है वी, इधर देखो उसकी वेलोसिटी है वी, ठीक है। चलिए यहां पे बैलून लाया हूं मैं बहुत सारे, अब इस बैलून से क्या करेंगे देखिए ध्यान से। ओ, बाहर भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है। ये देखिए बैलून है, बैलून में क्या फिल कर दिया हमने, गैस, और इसको इसमें बांध देते हैं। यार पहले ही बांध के फुलाते तो ज्यादा इजी रहता नहीं। हम्म पहले ही बांध के फुलाते ना तो ज्यादा इजी रहता। रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट समय दोगे क्या तुम मुझे, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा दूंगा। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा दूंगा। तुम मुझे समय दो थोड़ा सा। सही। अब ये देखो, और फूलेगा कि फूट जाएगा, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, अब इतना बका। अब एक बात बताओ, इस बैलून को मैंने यहां पे पकड़ा हुआ, ठीक, सटीक है, पकड़ा हुआ आपने। अब इस बैलून को जो मैंने पकड़ा है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं अभी? सर कितने फोर्स लग रहे होंगे? 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और एक आप पकड़ के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, हाँ। और अभी इसका वेट बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम ही लग रहा हो, ठीक है, 2 ही फोर्स है, हाँ सर, ठीक है। अब जैसे मैं इसको छोड़ दिया तो मेरा जो ऊपर फोर्स लग रहा था मैंने हटा दिया, तो इस बैलून को कहां गिरना चाहिए था? नीचे गिर जाना चाहिए था। अब देखिए बैलून कहां जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ए भाई रे, वहां पहुंच गया उड़ के, देखो अभी भी थोड़ी जान बची है इसमें, छोड़ू, देखना कहां जाएगा, देखना कहां जाएगा बैलून, है नीचे चला गया है। इसमें जान बची नहीं इतनी। अच्छा इसका वेट, रिफिल का भी तो वेट बहुत है, यस रिफिल का भी तो वेट बहुत है, उसको भी तो बैलेंस करने में इसकी जान निकल जाएगी। ब्लास्ट हो गया यार, मुझे लग ही रहा था ये ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं टिकेगा, ज्यादा जोर लगा दिया, मुझे लगा कि
जितना ज्यादा रहेगा उतना सही रहेगा। ब्लास्ट हो गया। अच्छा छोड़ो, ये देखो अब नहीं करेंगे। अब यहां से इसको छोड़ता हूं, अब ये देखना कहां जाएगा। यहां से इसको छोड़ता हूं, देखना कहां जाएगा। मैंने रिफिल नहीं लगाया क्योंकि रिफिल भी थोड़ा भारी है यार, भारी है। अब मैं इसको छोड़ता हूं, देखना कहां जाएगा। ठीक है, देखना देखना कहां जाएगा। ये कर रहा था, ये क्यों कर रहा था? क्योंकि थोड़ा बहुत था ये तो हिल गया। जैसे जैसे ऐसे छोड़ता तो सीधा ऊपर जाता, थोड़ा हल्का हिल गया तो इधर की तरफ गैस निकला तो इधर फोर्स लगा दिया इस पे। देखो मैं यहां से छोड़ रहा हूं, ये सीधा ऊपर जाएगा, देखना सीधा ऊपर जाएगा, देखना। देखा तूने कैसे गया? देखा, सीधा ऊपर जाएगा। देखो देखना, ये सीधा ऊपर जाएगा, 200% सीधा ऊपर जाएगा। देखना क्यों? क्योंकि मैं पहले कैसे छोड़ दिया था, ऐसे। अगर ऐसे छोड़ दिया तो पहले से ही टेढ़ा है, तो गैस तो इधर निकलेगा, आगे भागेगा। देखो ये आगे भागेगा, देखना देखना, ये बैलून आगे भागेगा। देखना मैं जादू ही शक्ति है मेरे पास, मैं जहां चाहूं वहां बैलून को भगा सकता हूं। देखना बैलून आगे भागेगा। रेडी, 1 2 लॉन्चिंग कर रहा हूं बैलून। देखना देखना, लॉन्चिंग हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है। इधर भाग गया साला, गया था पहले आगे लेकिन फिर टेढ़ा हो गया होगा। देखो देखो आगे भागेगा, देखना, चल आगे जा। ए, कितना तेजी में भाग रहा है, तू देख रहा है? वही चीज है ये रॉकेट। रॉकेट में और कुछ है ही नहीं। फिर क्या होता है रॉकेट में? रॉकेट में क्या होता है कि इस चेंबर में गैसेस भरे हैं, तो पहला चेंबर को ऑन किया और गैस को बर्न कर रहे हैं पर सेकेंड डीएम बाई डी टी रेट से। पर सेकेंड कितना गैस बर्न होगा? डीएम बाई डी टी इज द रेट एट विच गैस इज बर्निंग। कई बार इसकी वैल्यू को हम अल्फा दे देते हैं, अल्फा दे देते हैं कि डी बाई डी टी को अल्फा बोल दिया, रेट एट विच गैस इज बर्निंग इज अल्फा एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ गैस इज एक्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। मास ऑफ गैस आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा, ये भी लिख ले। मास ऑफ गैस एट टाइम टी, एट टाइम टी, तो इनिशियल मास कितना था? एम नॉट। इनिशियल मास कितना था? देखो एम नॉट। और पर सेकेंड कितना मास बर्न हो रहा है? डीएम बाई डी टी। तो टी टाइम में कितना बर्न हो जाएगा? 1 सेकेंड में बर्न हो रहा है डीएम बाई डी टी, तो टी टाइम में बर्न होगा डीएम बाई डी टी इंटू टी। ये रहा, सिंपल है एकदम। देखो एकदम सिंपल है, देखो। हाँ सर। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, जब मैंने इस बैलून को पकड़ा हुआ था, जब मैंने इस बैलून को पकड़ा हुआ था, जब मैंने इस बैलून को पकड़ा हुआ था, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है। ये बैलून है, मैटर से बना है, मटेरियल है इसमें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर धक्का मार, अब जैसे ही मैं बैलून को छोड़ रहा हूं, जैसे ही मैं बैलून को छोड़ रहा हूं, तो नीचे ना गिरने के बजाय अचानक से ऊपर भागा। तो ऊपर कौन सा फोर्स आया एक्स्ट्रा? देखो ध्यान से, हल्का हल्का छोड़ूंगा, देखना ध्यान से, देखना देखना ध्यान से होगा। यहां से गैस बाहर निकलेगा, तो बाहर किस तरफ निकल रहा है? नीचे की तरफ। तो गैस पे फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। भाई अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर प्रेशर की वजह से गैस पर नीचे फोर्स लगा, तो गैस नीचे निकला। तो गैस बैलून पे कहां फोर्स लगाएगा? ऊपर। और ये जो फोर्स लग रहा होगा वो कोई आदमी धक्का नहीं मार रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से फोर्स लग रहा है, v इंटू डी एम बाई डी टी। देखो देखो, ये देखो मैं तुम्हारे सामने छोड़ रहा हूं, देखो ऐसे भागा कि नहीं भागा? पहले तो नहीं भाग रहा था, तो आपने पकड़ के रोका होगा। नहीं, पहले फोर्स ही नहीं लग रहा था, क्योंकि गैस बर्न नहीं हो रहा, गैस बाहर नहीं इजेक्ट हो रहा। जैसे गैस बाहर इजेक्ट होगा, तो यहां पे गैस बाहर इजेक्ट हो रहा है यू वेलोसिटी से। तो कितने रेट, कितना, किस वेलोसिटी से गैस बाहर आ रहा है? यू। और किस रेट से गैस बर्न हो रहा है? पर सेकंड डीएम बाई डी बर्न हो रहा है। तो इस रॉकेट पर एक एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स आएगा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स आएगा, जो होगा यू इंटू डीएम बाई डी टी। देखो यू इंटू डीएम बाई डी टी, सारी चीजें लिखी। एम नॉट इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, डीएम बाई डी टी रेट एट विच गैस इज बर्निंग। तो जिस रेट से गैस बर्न हो रहा है वो डीएम बाई डी टी। पर सेकंड कितना रेट गैस बर्न हुआ? डीएम बाई डी टी। तो यू इंटू डीएम बाई डी टी, उस पर थ्रस्ट फोर्स लगा।
अब यहां पे अगर एफबीडी ऑफ रॉकेट बनाएंगे, एफबीडी ऑफ रॉकेट हमने छोड़ दिया, लॉन्च कर दिया, तो इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा u इंटू डी एम बाई डी टी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम नॉट जी। तो गैस बर्न नहीं हुआ, टी इज इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं। जैसे रॉकेट ऑन किया है उसी समय गैस u वेलोसिटी से बाहर निकला तो फोर्स लगेगा u इंटू डी एम बाई डी टी और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg। अब बताओ, if net force becomes zero, if net force becomes zero, if f net becomes zero, f net becomes zero, तो इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गया। मतलब ये अबाउट टू मूव अपवर्ड, अबाउट टू लॉन्च, ये अबाउट टू लॉन्च हो गया। मतलब अब थ्रस्ट फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स just able to balance, just able, A-B-L-E, able to balance, just able to balance gravitational force। मतलब अब ये ऊपर अभी नहीं उड़ाएगा। क्यों नहीं उड़ाएगा? क्योंकि इसका जो अब थ्रस्ट फोर्स था, दिस इज just able to balance gravitational force, just able to balance gravitational force, ये just gravitational force को बैलेंस किया है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो नहीं, अगर ये फोर्स ज्यादा है, इफ नेट फोर्स इज अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स में ज्यादा मानता हूं, मतलब ज्यादा ही डीएम बाई डी की वैल्यू बढ़ा दी तो पर सेकंड ज्यादा गैस बर्न होगा तो ज्यादा फोर्स निकलेगा। अच्छा, ज्यादा वेलोसिटी से गैस बाहर निकलेगा तो ज्यादा फोर्स होगा। मतलब अब ऊपर की डायरेक्शन में मैं फोर्स देखूं तो ऊपर वाला फोर्स ये है और माइनस नीचे वाला घटा दो। अच्छा, फोर्स को हम क्या लिखते हैं सर? मास इनटू एक्सेलरेशन। टी इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं तो टी इज इक्वल टू 0 पे, एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो ऊपर फोर्स लगा है मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर u इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी। यहां से एम नॉट को नीचे ले जाओगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा u इंटू डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस एम नॉट बटा एम नॉट, तो एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, जी बचेगा। यह एक्सेलरेशन एट टाइम, एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, खत्म। अब इसको जरा गौर से देखोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगा सर? u इंटू डी एम बाई डी टी, u इंटू डी एम बाई डी टी। देखो एमएस नॉट फील्ड के साथ बताता हूं, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? फोर्स बटा मास। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऊपर फोर्स लगा कितना सर? u इंटू डी एम बाई डी टी फोर्स लगा। फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, रॉकेट लॉन्च कर रहे हो तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो लॉन्च नहीं करोगे, ग्रेविटी तो होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन घटा देना आंसर। तो समझा ही नहीं, तू समझा ही नहीं ये क्या लिखा मैंने लिखा जो फोर्स लग रहा था वो क्या था सर? u इंटू डी एम बाई डी टी, द फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन हो गया। और ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में तो कर नहीं रहे हैं, ग्रेविटी अर्थ पर कर रहा है ना, तो जी को घटा देंगे। देखो ये रहा तुम्हारा फोर्स, ये रहा तुम्हारा फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन और माइनस जी घटा दिया, खत्म। तो समझा ही नहीं यार, तो समझ ही नहीं रहा इसको, ये कुछ है ही नहीं। यहां पर वेरिएबल मास सिस्टम है तो इतना तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा फोर्स बटा मास। तो फोर्स क्या लग रहा है सर? वेरिएबल मास सिस्टम में फोर्स du बाई डी टी इंटू एम नहीं होता, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता, यहां पे होता है u इंटू डी एम बाई डी टी पर सेकेंड जो मास चेंज हो। तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया फोर्स u इंटू डी एम बाई डी टी फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन और माइनस जी घटा दिया। अच्छा, ग्रेविटी फ्री स्पेस दिया होता तो हम ये माइनस जी नहीं घटाते, तो हम ये एम नॉट जी भी तो नहीं लेते। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं। तो समझ ही नहीं रहा यार, कैसे करूं मैं? तो समझ ही नहीं पा रहा ये कैसे आया। एक तरह से टी इज इक्वल टू 0 पे क्यों निकाला? क्योंकि पूछते हैं सवाल में इसलिए निकाला है। हम वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में नीट में आता है, बस टी इज इक्वल टू 0 पे पूछते हैं। सर आफ्टर टी टाइम पूछे तो आफ्टर टी टाइम टी क्या बदलेगा, क्या कांस्टेंट रह जाएगा ये बताओ। मतलब टी टाइम के बाद देखूं तो इन सभी चीजों में से क्या बदल रहा है? क्या यू बदल जाएगा? अरे नहीं भाई, जिस रेट से गैस बर्न हो रहा है वो वेलोसिटी तो उतनी रहेगी, या जो और होगी तो वो दे देगा।
तो यू सेम रहेगा। गैस जिस रेट से बर्न हो रहा है, मतलब 2 kg गैस पर सेकेंड बर्न हो रहा है, 2 kg बर्न होता रहेगा सर। ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो बदला क्या? इस पूरे फॉर्मूले में मैं बोल दूं कि क्या चेंज हुआ है, यू इंटू डी एम बाई डी टी ये पूरा फिक्स है। हाँ, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, क्या बदलेगा? तो बचा सिर्फ ये मास। तो टी इज इक्वल टू 0 पे मास एम नॉट था। टी टाइम के बाद मास क्या होगा? टी टाइम के बाद मास क्या होगा? तो एक्सिलरेशन एट टाइम टी, भाई ये फोर्स तो सेम है। हाँ, तो टी टाइम का मास रख देंगे माइनस जी, बस इतना करना। हाँ, और टी टाइम का मास मैं पहले से निकाल के तुमको दिया हुआ था। ये रहा फोर्स बटा मास हो जाएगा एम नॉट माइनस डीएम बाई डी टी इंटू टी माइनस जी, ये आंसर। अब ये देख के बच्चा घबरा जाता है, ओई बाबा इतना बड़का कौन याद रखेगा? ये बड़का नहीं है, ये टाटा फिश है। दिख बड़का रहा है लेकिन है नहीं, तो समझा ही नहीं यार। ये मास तो मैं पहले से निकाल दिया था, देख कि टी टाइम के बाद इतना मास होगा। और इस पूरे में ये फिक्स है, ये फिक्स है, मास टी टाइम का लिखेंगे तो इनिशियल मास एम नॉट, टी टाइम का मास होगा एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी। कहता रॉकेट समझ ही नहीं आया यार, मैं अब कैसे बताऊं? ये एकदम टाइट है, फिर से देख, ये फोर्स वही रहेगा, ये एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू जी। बड़का कहां है? दिख खाली बड़का रहा है, कुछ नहीं इसमें। देख क्या बड़का है, क्या है? इतना इतना बड़का, ये बड़का, ये बड़का, ये बड़का, ये बड़का गैस, ये फोर्स बटा मास माइनस एक्सेलरेशन, बड़का है। क्या बड़का है इसमें? समझ ही नहीं आया तुमको? क्या करूं मैं? समझ ही नहीं आया। टी टाइम के बाद ये मास हो जाएगा, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था। तो जैसे इनिशियल मास से डिवाइड किया था, तो टी टाइम के मास से डिवाइड करना, टी टाइम का एक्सेलरेशन आ जाएगा, खत्म। बढ़ता है, वाह बेटी। ऐसे तो पूरा मास खत्म हो जाएगा। ये पूरा मास नहीं खत्म हो जाएगा, रॉकेट के मास में कुछ आदमी आदमी भी होंगे, स्टील बॉडी भी होगा, उसका मास है। तो सर पूरा मास एम नॉट में से माइनस डी एम बाई डी टी कर, पर सेकेंड मास बर्न हो रहा है, लेकिन वो कब तक होगा? जब तक गैस वाला पार्ट बर्न होगा। हाँ, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर में मास कम हो गया, तो ज्यादा एक्सेलरेशन चल रहा है, एकदम सही बात है। थोड़ी देर बाद एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। टी इज इक्वल टू 0, फोर्स बैलेंस होगा तो कैसे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, अभी फोर्स बैलेंस हुआ है जस्ट, तो नहीं जाएगा। उस पर भी सवाल पूछते हैं कि बताओ गैस किस रेट से बर्न हो कि फोर्स जस्ट बैलेंस हो जाए, ऐसा भी सवाल होता है। और ये भी सवाल होता है कि बताओ टी इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मैंने कंडीशन माना था, मैंने कंडीशन माना था कि अगर ऐसा हो कि जस्ट रॉकेट बैलेंस हो जाए, तो अब थ्रस्ट फोर्स जस्ट एबल टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट एबल टू बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। बाद में अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में अब अपवर्ड लग रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगा, ये है। अब भाई नीट में जितने सवाल आए ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे होंगे। ये कह रहा गैस खत्म होगा तो वापस कैसे आएगा? वापस तो ऐसे ही आएगा, गिर जाएगा, पता जाएगा। देख इधर, 800 kg rocket is fired from the earth so that exhaust speed is 1200 मीटर पर सेकेंड, यू दे दिया और तुम्हें इनिशियल मास दे दिया। भाई अब ये बोला कि हम कैसे माने इनिशियल मास है? अबे जो मास दिया है वो तो नहीं बोला कब का मास है, तो इनिशियल ही होगा। मास एंड अर्थ सो दैट एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकेंड, देन द कैलकुलेट मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट। देख, जो पहला केस कराया उसी पे पहला सवाल, आंसर बता। जो पहला केस कराया उसी पे पहला सवाल आया, चल आंसर बता, आंसर बता। कॉफी बना।
चलिए बताइए, चलिए बताइए, इजी है, क्या करेंगे, एम नॉट जी बराबर यू इंटू डी एम बाई डी टी, दैट्स इट। क्या आंसर आ रहा है, 6.67, ठीक है। मतलब डीएम बाई डी टी आपका 6.67 आया है, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए। A cracker rocket is ejecting gas at the rate of 0.05 kg per second, मतलब वो बम पटाखा वाला रॉकेट, गैस इजेक्ट हो रहा है डीएम बाई डी टी 0.05 kg पर सेकेंड विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है उसकी 400 मीटर पर सेकेंड। द एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज ये तो चुटकी बम निकला रे, सिर्फ एक्सिलरेटिंग फोर्स पूछा है कि इसमें कौन सा फोर्स है जो इसको ऊपर ले जाएगा, बस। नहीं समझे, ये बोला कि एक्सिलरेटिंग फोर्स बताओ बस, कि कौन सा फोर्स है जो उसको ऊपर ले जाएगा, एक्सिलरेटिंग फोर्स पूछा है बस। क्रैकर रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस एट इतना केजी पर सेकंड विद वेलोसिटी इतना, देन एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, अरे भाई अब थ्रस्ट फोर्स पूछ लिया, अब थ्रस्ट फोर्स। अच्छा तुम्हें जो डेटा दिया उसे निकाल भी क्या सकते हो तुम, तुम्हें डीएम बाई डी टी दिया और यू दिया, तो यू इंटू डीएम बाई डी टी निकलेगा, तो यू हो गया तुम्हारा 400 और ये हो गया बेटा 5/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 20 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन तुम्हारा आंसर है। क्या मजाक सवाल था यार, क्यों पूछा सवाल ये बात, शर्म आ गया सवाल करके, 90% लोगों का सही है, शर्म आ गया सवाल करके। नेक्स्ट देखो, रॉकेट ऑफ मास 5700 kg इजेक्टिंग मास एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, 15 kg पर सेकेंड विद अ कांस्टेंट स्पीड 12 किलोमीटर पर सेकेंड, देखो यूनिट का ध्यान रखना बेटा, 12 किलोमीटर पर सेकेंड यूनिट का ध्यान रखना। देन एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट इज, ओ 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट इज, अब ये आ जाएगा 50% पे, ये एक्सेलरेशन लगेगा 80 बराबर u इंटू डीएम बाई डी टी बटा बटा एम नॉट माइनस डीएम बाई डी टी इंटू टी माइनस जी। चलो पोल क्रिएट कर रहा हूं, बट पोल का समय तुमको मैं 60 सेकेंड दूंगा, टाइम दूंगा, आराम से सॉल्व करके आंसर टिक करना। 50% ज्यादा बच्चे कर ही नहीं पाएंगे इसको, 50% से ज्यादा बच्चे इसको कर ही नहीं पाएंगे। हम्म, हाँ जी सर क्लास में हूँ। ओके बाय बाय। बात कर लो बच्चों से थोड़ा, बच्चों से बात कर लो, इनको गणित समझ नहीं आता है। नहीं नहीं आप पढ़ाओ, ये बहुत खराब मुझे बच्चे हैं विश्वास है यार। कि आप अच्छे, आप पे विश्वास है, आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। नहीं नहीं, बहुत खराब बच्चे हैं इस बैच के। कैसे पढ़ अरे नहीं रहे क्या? अरे बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ ये इस बार ना पढ़ने वाला कुछ मेरे ख्याल से ना हाँ आम ही है। हाँ, पढ़ते ही नहीं है। एक सेम ड्रॉपर आया प्रयास, मैं भी उनको कह कह के थक जाता हूँ, मैं कहा, भाई साहब पढ़ तो लो। हाँ मैं कहा, पूरे दो दो घंटे में चाहे तुम 15 मिनट 20 मिनट अलग से निकाल दो कि सर इस टाइम पे हम टाइम पास करेंगे, हम्म। टाइम पास करवा दूं अलग बात है, पर जब पढ़ाऊं तब तो पढ़ लिया करो। इनको पढ़ाओ, इनका पीछे अलग कहानी चलता रहता है। मुझे लगता है स्पैमर ही हाँ रहते हैं, बाकी पढ़ने वाले बच्चे स्क्रीन बंद करके, मतलब चैट बंद करके पढ़ते रहते हैं। हाँ चैट बंद करके पढ़ रहे होते हैं, वो तो है। चलो ठीक है, लगाता हूँ। ठीक ठीक। ओके ओके।
कुछ आया आंसर? चलो बी कर देता हूं। 70% लोग कह रहे बी है, होगा बी फिर। तुम अगर कह रहे हो तो होगा बी। चलो नेक्स्ट देखिए, ये करिए प्लीज। चलिए ये करिए प्लीज, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए ये करिए। द फोर्स ऑन द रॉकेट that release the exhaust gas with a velocity of 300 meter per second is 210 newton. Then rate at which combustion of the fuel is, combustion मतलब burn, combustion मतलब burn, मतलब ये कह रहा है 210 न्यूटन तुम्हारा फोर्स है, तो U इंटू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो 210 बटा 300 इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी। ये कट जाएगा इससे और 3 से कैंसिल करोगे तो 7 और ये होगा 10, तो 0.7 आ रहा है, 0.7 kg पर सेकेंड, थर्ड आंसर आएगा। 0.7 kg पर सेकेंड थर्ड आंसर आएगा। चलिए इतना आपको समझ में आया, रॉकेट वाली समस्या खत्म है भाई, रॉकेट वाली समस्या खत्म है। अब डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी देखो, तो डायनेमिक्स ऑफ द बॉडी में मैं सिंपल डायनेमिक्स देखता हूं एक ऑब्जेक्ट की। देख भाई यहां पे एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्ट है 5 kg का, और इस पर फोर्स लगा है 20 न्यूटन का। अब बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा और किधर होगा। तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगा है 20 न्यूटन का, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, जब तक ना बोले कि रफ है या म्यू दिया न हो तब तक आप इसको स्मूथ ही मानेंगे, देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कुछ ना बोला तो स्मूथ ही मानेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट फोर्स इसका कितना है 20 न्यूटन और नेट मास है 5, कटेगा ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका एक्सेलरेशन। कितना होगा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे वाला क्वेश्चन बताइए, बता तो दिया। अच्छा ये बताओ, नहीं बताऊंगा, जो चीजें रखी हैं फॉर्मूला बताया है मैं पुट करके सॉल्व कर। गजब करता है यार, ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ ये खुद करोगे एग्जाम में कि नहीं करोगे। 70% लोगों का ये आया है तो भाई आंसर होगा। यू की वैल्यू दी है यहां पे, मास इनिशियल है 5700 kg, डीएम बाई डी दिया है, स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर को 10⁻³ रख दो, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 1 मिनट है वो 60 सेकेंड होगा, पुट करो। मतलब ऐसे कामचोर बच्चे हैं यार तुम्हारे बैच में। मतलब पीछे वाला क्वेश्चन हमको बताइए, फॉर्मूला लिख दिया, कंसेप्ट पढ़ा दिया, वैल्यू रख के खुद ही सॉल्व करेगा, खुद ही सॉल्व करेगा, एग्जाम में किसी को ले जाएगा। गधा, मतलब गधा के गधा बैच। 4 kg ऑब्जेक्ट है, इधर इस पर एक फोर्स लगाया हमने F1 20 न्यूटन का, और ये ग्राउंड पे रखा है, देखिए ध्यान से ग्राउंड पे रखा है, और यहां पे ऊपर से मैंने नीचे की तरफ एक और फोर्स लगा दिया F2 15 न्यूटन का। इधर फोर्स लगाया नीचे 15 न्यूटन का, नीचे नीचे धक्का मारा 15 न्यूटन का। F1 20 न्यूटन है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। तो बेटा देखो, अगर आप इसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे एक फोर्स, ऊपर नॉर्मल और नीचे ही ग्रेविटेशनल, ये पूरा वर्टिकल डायरेक्शन की कहानी हो गई। अब वर्टिकल में जमीन को गड्ढा करके तो जाएगा नहीं है, सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो फोर्स है वो 20 है, तो 20 बटा 4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा आपका एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन को वाई से कोई मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस के एक्सेलरेशन को वाई से कोई मतलब नहीं है। 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ आएगा। तो गजब बात है, हाँ एकदम गजब बात है। मान लो कि तुम्हारा ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है साहब,
ऊपर की तरफ तुमने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन, भाई साहब ऊपर खींच रहे हो, ऊपर पकड़ के ऊपर 60 न्यूटन से खींच रहे हो, और आगे तुम F2 लगाए हो सिर्फ 20 न्यूटन। अब बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना और कहां होगा? सर सरफेस कैसा है, कुछ नहीं बताया तो स्मूथ है। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं 10 केजी का, तो इस पर टोटल नंबर ऑफ फोर्स लग रहे होंगे, बताना टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने? 4। एक आगे की तरफ F2, एक ऊपर की तरफ F1, और ऊपर ही नॉर्मल जो ग्राउंड लगाएगा। हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट सरफेस है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, ये नॉर्मल लगेगा। तो ग्राउंड का एफबीडी थोड़ी ना बना रहे हैं हम, तो 10 केजी का बना रहे हैं। तो 10 केजी पे नॉर्मल ऊपर और 10 केजी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg। तो हमें y से कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स होगा, वो फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो F2 तुम्हारा 20, 20 बटा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। खत्म। कम से कम एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट करना सीख गए। 2i कैप प्लस 6j कैप डैश तेरा 2i कैप 6j कैप। बहुत हंसी आई मुझे जिसने ये आंसर बोला है ना, 2i कैप 6j कैप, कान पकड़ के उठक बैठक करो। क्यों? क्योंकि ये mg है, उसमें m की वैल्यू रखोगे 10, g को 10 रखोगे, 100 न्यूटन आएगा। हाँ सर, तो नीचे 100 न्यूटन और ऊपर तुम्हारा F1 है 60 न्यूटन। तो नीचे ज्यादा फोर्स है ग्रेविटेशन, ऊपर कम है। सर बैलेंस कैसे हुआ? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा 40 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू 40 आएगी। 2i कैप 6j कैप। बकलोली की हद होती है एकदम। बकलोली की क्या होती है? हद होती है। बकलोली की हद होती है। ऊपर तो ऑब्जेक्ट जा सकता था, ऐसा नहीं है, ज्यादा फोर्स लगाते तब। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कम फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग है, यहां पे देख 100 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये डैश नहीं कुछ कर पाएगा 60 न्यूटन। हाँ, अगर ऐसा हो कि तेरा ऑब्जेक्ट हो 4 केजी का और इस पर फोर्स लग रहा है F1 तुम्हारा लग रहा है 60 न्यूटन, और ये F2 भी तुम्हारा लग रहा है 60 न्यूटन। अब इसका एक्सीलरेशन बताओ कितना और कहां होगा? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 केजी। अब मजा आएगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 केजी ऑब्जेक्ट। अब तुम करो, अब लगाओ दिमाग। जब तक ग्रेविटेशनल ज्यादा है तब तक तो नीचे खींच रहा होगा, और नीचे जाएगा नहीं क्योंकि नीचे से सपोर्ट है। नीचे जाएगा नहीं क्योंकि नीचे से सपोर्ट है। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 केजी ऑब्जेक्ट। 4 केजी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बताइए। 4 केजी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बताइए। इस 4 केजी का एक्सीलरेशन बताइए। 4 केजी का एक्सीलरेशन बताइए। कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 केजी का एफबीडी बनाएंगे। 4 केजी में आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा F2 60 न्यूटन, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा 40 न्यूटन, m4 g10, ऊपर लगेगा F1 60 न्यूटन, और ऊपर लगेगा इसी पर एक नॉर्मल। अब बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहता तो नीचे खींचता, नीचे खींचता तो बॉडी चिपकता, तो नॉर्मल लगता। अब यहां पे ऊपर F1 ज्यादा है, हाँ सर, तो ऊपर खींच लेगा, ऊपर खींच लेगा तो कांटेक्ट खत्म, तो नॉर्मल 0। ये भी कंसेप्ट फील करिए। जब ये ऊपर ही उठ गया तो नॉर्मल तो 0 लगेगा। हाँ, तो दो ही फोर्स बचे, ऊपर 60 और इधर 60। अब क्या होगा कि इस तरफ जो एक्सीलरेशन होगा एक्स एक्सिस में, एक्स का फोर्स 60/4, और वाई के लॉन्ग जो एक्सीलरेशन होगा, ऊपर 60 नीचे 40, तो 60 - 40, 60 - 40/4, तो ये होगा 15i कैप और 5j कैप। देखो तो 15 चौका 60, हाँ 15, और 60 में से 40 जाएगा 20। यस, फील करिए इस बात को। 15√2। यस, आपने जो 15√2, 15i कैप, 15j कैप जो बोला है ना, उससे तो मुझे एकदम ही मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। मतलब लग रहा है क्या एकदम गधे बच्चे हैं ये, क्या गधे बच्चे हैं। एकदम ही मजा आ गया।
एकदम ही मजा आ गया बेटा, एकदम ही मजा आ गया। चलिए ये करिए, एक 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन और F2 लग रहा है 50 न्यूटन, F3 लग रहा है 30 न्यूटन। अब बताइए इसका क्या हाल होगा। आराम से सोच के करिएगा, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे तो बिल्कुल होगा, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे तो बिल्कुल होगा। आराम से सोच के करिए, आराम से सोच के करिए। चलिए आराम से सोच के करिएगा तो सब कुछ होगा। चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्या होगा आंसर बताइए। तो देखो बेटा, ऐसा है कि जब आप इस 5 केजी का एफबीडी बनाएंगे, देखिए इस 5 केजी का एफबीडी बनाएंगे तो इस पर नीचे फोर्स लग रहा है। देखो बेटा, एक बच्चा मुझे डाउट पूछा कि सर इसको हम ऐसे ऊपर से यहां दिखाएं या यहां बनाए, एक ही बात होता है कि हाँ कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन नीचे की तरफ, तो यहां दिखा सकते हो। तो ये तेरा है F3 30 न्यूटन, नीचे ही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि होगा 50 न्यूटन। तो 50 और 30 दोनों नीचे लग रहा है, तो नीचे नहीं जाएगा क्या? नहीं, जमीन है, ये ऊपर नॉर्मल लगा के इसको बैलेंस कर लेगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। आगे की तरफ F1 है 10 न्यूटन और पीछे की तरफ F2 है 50 न्यूटन। हाँ सर है। तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा y में 0 होगा, बोलो हाँ कि ना। सर क्यों? ये दोनों फोर्स नीचे खींच रहे होंगे, इसको नॉर्मल 80 न्यूटन लगा के बैलेंस कर लेगा। पीछे 50 न्यूटन है और आगे 10 है, तो पीछे की तरफ नेट अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? सर 50 माइनस 10, ये फोर्स बचेगा और फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पीछे की तरफ फोर्स इतना, मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 40/5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस आई कैप। माइनस आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो वाई में एक्सेलरेशन 0 है प्रभु, ग्राउंड है, नॉर्मल लगा के बैलेंस कर लेगा। ऊपर जब उठने की कोशिश करेगा तो ऊपर तो उठ जाएगा, ऊपर कुछ दबाने वाला थोड़ी ना है। अगर मान लो यही मैं 100 न्यूटन ऊपर फोर्स लगाता, F3 को 100 न्यूटन ऊपर कर देता तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं आता, ऊपर चला जाता। लेकिन नीचे मैं दबाऊंगा तो नीचे चाहे जितनी मर्जी दबा लो, मान लो कप है, अब कप को मैं नीचे ग्राउंड इस पे रख के नीचे दबाऊ और दबाऊ और दबाऊ, तो मेरा हाथ कमजोर थोड़ी ना, टूटेगा ही नहीं, पीछे की तरफ इतने एक्सीलरेशन से जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? थोड़ी सी क्या आपको यह बात समझ में आई? अब देखिए, कनेक्टेड बॉडी मोशन मतलब दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। म्यू 0 है, देखिए आपका ध्यान से, यहां पे म्यू 0 है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और दो बॉडी को मैंने रस्सी से बांध दिया। ये रस्सी है 6 केजी और 4 केजी को ये रस्सी से मैंने अटैच कर दिया। अब एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन होता है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब मोशन, ये जितने एक्सीलरेशन से आगे जाएगा इसको भी उतने एक्सीलरेशन से आगे जाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि रस्सी से बंधा है, एक ही रस्सी से बंधा है, रस्सी इलोंगेट नहीं हो सकता। तो मान लो 6 केजी वाला यहां से 2 मीटर आगे यहां पहुंचा, तो भाई इसको भी 2 मीटर आगे जाना पड़ेगा ना, क्योंकि रस्सी की लेंथ फिक्स है। ये पॉइंट जितना आगे जाएगा ये भी पॉइंट उतना ही आगे जाएगा। समझ रहे हो ये बात? हाँ सर समझ रहे हैं। तो यहां पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया, ये 6 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सीलरेशन मान लो कि ए आगे है, मान लो ए आगे है, तो इसका भी एक्सीलरेशन ए आगे होगा, क्योंकि रस्सी से बंधा है, एक ही रस्सी से बंधा है, रस्सी का लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकता, तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे जाएंगे। तो ठीक है, अब हम इस 6 केजी वाले का एफबीडी बनाते हैं। तो 6 केजी वाले का अगर हम एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ 6 केजी, तो 6 केजी वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और पीछे फोर्स लग रहा है टी, देखो ये टी, और आगे की तरफ ए एक्सीलरेशन माना है, तो जिधर एक्सीलरेशन माने उधर का फोर्स ज्यादा रहा होगा। हाँ, तो 20 न्यूटन ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे 20 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन 1 होगी। तुम समझे इक्वेशन कैसे लिखा है?
जिधर नेट फोर्स होता है उधर ये एक्सिलरेट होगा, ये जिधर एक्सिलरेट हो रहा है उस तरफ हम फोर्स देखेंगे। तो आगे 20 न्यूटन लग रहा है, आगे एक्सेलरेशन तो 20 न्यूटन ज्यादा होगा, तो ज्यादा 20 न्यूटन। अगर टी आगे होता और एफ एफ भी आगे होता तो ऐड करते 20 प्लस टी, लेकिन एफ आगे है टी पीछे है, तो 20 माइनस टी बराबर एम ए लिखेंगे। बताओ टी माइनस 20 बराबर एम ए क्यों नहीं लिखेंगे? टी माइनस 20 बराबर एम ए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर एक्सेलरेशन हमने आगे माना है तो आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो हम 20 लेंगे। अच्छा मान लो टी नहीं होता, सिर्फ 20 होता, तो क्या लिखते? सर 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर टी आगे होता तो 20 प्लस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, टी पीछे है तो 20 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। वाह वाह, बोलो सर समझ गया। इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ 4 केजी, एफबीडी ऑफ 4 केजी बनाओ। तो 4 केजी पे हॉरिजॉन्टल में एक टी लग रहा है, टी बराबर ही हो जाएगा मास ये m2 इंटू एक्सेलरेशन। ये 4 केजी वाला मास लिखेंगे, ये 6 केजी वाला मास लिखेंगे। सर इसमें mg और नॉर्मल क्यों नहीं लिया? क्योंकि मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में देख रहे हैं, ये तो एक्स में ही आगे पीछे करेगा, ऊपर हवा में उड़ेगा नहीं क्योंकि ऊपर कोई खींच नहीं रहा। नीचे mg लगेगा तो नीचे ग्राउंड है वो सपोर्ट बैलेंस कर लेगा। हाँ सर, तो इक्वेशन 1 है आपका 20 माइनस टी बराबर 6 इंटू ए, और ये है t बराबर 4 इंटू ए। दोनों इक्वेशन को लिखा और ऐड कर दिया, तो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा, 20 बराबर आ जाएगा 10 ए, तो ए बराबर आ गया 20 बटा 10, कट जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, यूजिंग इक्वेशन टू, ये रहा टू इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन टू टी बराबर m2 इंटू ए, m2 कितना है सर 4, और एक्सीलरेशन कितना है 2, 8 न्यूटन। एक्सीलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आएगा 8 न्यूटन। ये रहा, क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? अब देखिए यहां पे एम आर स्टार क्या कहता है। एम आर स्टार कहता है कि जब आप इक्विलिब्रियम के सवाल कर रहे थे तो एक केस आपने ये भी बताया था कि इसको और इसको एक साथ मान ले तो क्या होगा। क्या हम यहां पे 6 केजी और 4 केजी को एक साथ नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। 4 केजी और 6 केजी को हम एक ही बॉडी मान ले, तो 4 केजी जो 6 केजी पे फोर्स लगा रहा था टी पीछे, और 6 केजी ने 4 केजी पे टेंशन लगाया था आगे, क्या दोनों को एक मान ले तो आगे टेंशन और पीछे टेंशन कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ, देखो जब भी हम दो बॉडी को एक सिस्टम में मानते हैं ना, दो बॉडी को एक मानते हैं ना, तो आपस वाला इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाता है। सर तो एक ही बचेगा आगे की तरफ 20 न्यूटन। हाँ, तो एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन ही तो है। अच्छा वैसे भी दोनों सेम एक्सेलरेशन चल रहे तो साथ मान सकते हैं। तो नेट पुलिंग फोर्स, नेट फोर्स बटा नेट मास, जितने भी ऑब्जेक्ट सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं सबको एक साथ मान लो, उनका इंटरनल फोर्स कैंसिल कर देना। तो नेट फोर्स कितना हो गया सर? नेट फोर्स हो गया 20 बटा 6 और 4 10, कट के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है। अच्छा एफ बराबर एम ए क्या होता है बेटा? एफ बराबर एम ए होता क्या है, जरा ये बताना, होता क्या है? एफ बराबर एम ए क्या होता है? अगर मैं पूछूं एफ बराबर एम ए है क्या, तो कैसे बताओ? व्हाट इज एफ बराबर एम ए? ऐसे ही किया, बहुत अच्छा किया आपने। अब मुझे बताओ एफ बराबर एम ए क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता क्या है? हाँ जी हाँ जी,
चलिए 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 बताइए क्या होता है बराबर में। स्पेशल केस है, ठीक है, और क्या होता है बताइए, और क्या होता है बताइए, क्या होता है बराबर में। क्या होता है बराबर में। क्या होता है बराबर में। क्या होता है बराबर में बताइए। ए बराबर में होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू accelerate that object, accelerate the object of mass m with acceleration a। मतलब इतना फोर्स उसको चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा फोकस डाला होगा, समझने की कोशिश करी होगी कि क्या होता है एफ बराबर में, क्या होता है बराबर में, थोड़ा तो फोकस करके समझने की कोशिश करी होगी क्या होता है बराबर में। सर एफ बराबर में होता है कि इतना मुझे एम मास के ऑब्जेक्ट को इतने से एक्सेलरेट कराने के लिए इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप तुमने मास्टर लगाया और तुमने फोर्स बटा नेट मास करके एक्सीलरेशन लगा दिया, मतलब इस एक्सीलरेशन से ये ऑब्जेक्ट चलेगा। हाँ सर, इस एक्सीलरेशन से चलने के लिए ये 6 केजी का ऑब्जेक्ट कितना फोर्स खाएगा, तुम ये लगा लो। एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ये वो रिक्वायरमेंट है जितना एम मास को ए एक्सीलरेशन देने के लिए चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ए एक्सीलरेशन चलता है तो इतना फोर्स खाता है, ये फोर्स खाता है। मास क्या होता है, मास फोर्स खाता है, फोर्स खाएगा, इतने उसको भूख लगी है, इतनी उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना उसका भूख है खाने का, तो इतना फोर्स खाएगा। मिनिमम मैक्सिमम नहीं बेटा, इतना खाता है वो, इतना खाता है। सर अगर ज्यादा दे देंगे तो वो उल्टी कर देगा, निकाल देगा, इतना कैसे पचा पाएगा। अब देखो, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास करके हमने एक्सीलरेशन निकाला। हाँ, कितना है एक्सीलरेशन, 2 आया, तो 6 दूना 12, मास 6 और एक्सीलरेशन 2, ये कितना खाएगा सर, 12 न्यूटन खाएगा। दिया 20 है, हाँ 12 खाएगा, 8 पीछे दे देगा, इसलिए यहां पे टेंशन 8 न्यूटन आया। लो, बिना सॉल्व किए हुए आंसर आ गया। नहीं समझा ना तू, ये 6 केजी का ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन चल रहा है, ये मैंने देख लिया। ये कितना खाएगा सर, ये 12 न्यूटन खाएगा। इसको दे कितना रहा हूं मैं, इसको दिया कितना, 20 न्यूटन। अब 12 न्यूटन तो खा लेगा, बचा हुआ 8 न्यूटन पीछे निकाल देगा। देखो, बचा हुआ 8 न्यूटन पीछे निकाल देगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आई ये चीज, बताइए समझ में आया कि नहीं आई ये चीज। अब ये देखिए नीट का सवाल है, ये नीट का सवाल है कि फाइंड T1 एंड T2 इन द गिवन डायग्राम। स्मूथ सरफेस है, यहां पे देखिए T1 है और यहां पे देखिए T2 है, तो T1 T2 को हमको क्या करना है, निकालना है। अच्छा निकालना है, क्या करेंगे, तो इन तीनों को एक मान लीजिए, तो आगे T2 पीछे T2 कैंसिल, आगे T1 पीछे T1 कैंसिल, 5 3 8, 8 7 15, तो जो एक्सीलरेशन आएगा 120 बटा 15, ये 6 90 7 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। अब मुझे बताओ कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये कितना खाएगा, 8 गुना 3 24 न्यूटन खाएगा। 120 में से 24 खा जाएगा तो बचा हुआ, देखो इसको 120 दिया, लेकिन ये खाएगा सिर्फ 24 न्यूटन। एमए खाता है 24 न्यूटन खाएगा, 120 में से 24 खाएगा तो ये 96 पीछे उगल देगा। तो ये कितना दे रहा है, इसको 96 दे रहा है। इसको कितना चाहिए सर, 5 से है और 8 है, तो 8 5 40 खाएगा सर, 40 खाएगा। 96 में से 40 खा गया, 40 खा गया तो 56 बचेगा क्या, तो 56 आंसर हो गया। 96 56 आंसर आएगा, 96 56। T1 पहले है, हाँ तो ध्यान से बेटा, T1 96 और T2 56 आंसर। समझा ही नहीं, कितना खाएगा, डकार भी मार दिया खा के, और जो नहीं पचा पाया वो निकाल दिया। भाई एक्स्ट्रा खा लेगा, जो नहीं पचेगा वो निकाल देगा, जो नहीं पचेगा वो निकाल देगा।
बताओ, जो नहीं बचेगा वो निकाल देगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते। देखो बेटा, इन तीन को एक मानेंगे तो आगे T2 पीछे T2, आगे T1 पीछे T1 कैंसिल। फोर्स 120 न्यूटन, हाँ, और मास है 3 और 5 8, और 8 7 15। इतना तो समझ आ गया। हाँ सर, ये आ गया था। अब देखो, ये आ गया ना, टेंशन मत करो। 7 kg का एफबीडी बनाओ। इस 7 kg क्या एसिलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, ये निकाल लिया हमने। हाँ, क्योंकि हमने जो एसिलेशन निकाला है ये ऑल ऑब्जेक्ट है। ऑल ऑब्जेक्ट का है, हाँ सर, सारे ऑब्जेक्ट का है। हमने इस पर आगे फोर्स लगाया 56 न्यूटन। हाँ सर, आगे लगाया 56 न्यूटन। 7 के सॉरी, ये आगे चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आगे टेंशन T2 है इस पे, बस ये टेंशन T2 है। अब बताओ, कोई और फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं, सिर्फ T2 है 7 kg पे। 7 kg पे सिर्फ T2 है। तो T2 बराबर मास इंटू एसिलरेशन। मास इंटू एसिलेशन, मास कितना 7, एसिलेशन कितना 8, 8 सतह 56 न्यूटन आंसर आ गया। सिर्फ 7 kg का एफबीडी बताएंगे, 7 kg पे आगे टेंशन T2, मास इंटू एसिलेशन 56 न्यूटन आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 kg का करो सर। 5 kg पर अगर हम देखें तो आगे लग रहा है T1 और पीछे T2 जो 56 न्यूटन हमने निकाल लिया। बॉडी कितने की है? 5 kg की, और आगे चल रहा है एसिलेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यानी एसिलेशन 8 निकाला नहीं, ये 8। हाँ, किधर चल रहा है? 8 से। सर इधर, इधर जा रहा है। तो ज्यादा फोर्स कौन होगा? T1, क्योंकि जिधर एसिलेशन होता है उधर फोर्स ज्यादा होता है। तो T1 माइनस 56 बराबर मास 5 एसिलेशन 8। तो T1 माइनस 56 को इधर ले जाएंगे तो 8 सत्य 56। एक मिनट, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या? 5 8 56 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो 8 पचे 40 होगा, नहीं ये ठीक है। 8 पचे 40 और माइनस 56 इधर आएगा 56। तो 40 और 56 96 न्यूटन। देखो T1 96 न्यूटन आ गया। तो और दूसरा मैं क्या कह रहा था तुम्हें डायरेक्ट, कि फोर्स जो, देखो कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट अगर किसी एसिलेशन ए से चलता है, किसी एसिलेशन ए से चलता है, तो वो F बराबर एम ए फोर्स खाएगा। इतना खाएगा, इतना उसकी रिक्वायरमेंट है, खाएगा। और जो बचा हुआ है वो पीछे दे देगा। तो 120 न्यूटन में से इसकी औकात है 3 kg की, 8 से चल रहा है तो 24 न्यूटन ही खाएगा। ज्यादा दे दोगे पीछे ट्रांसफर कर देगा। और ऐसे देखो ना, इनर्सिया होता है बॉडी की। अगर मैं यहां पर नेट फोर्स बटा नेट मास से एसिलेशन निकाल लिया, मतलब ये सिर्फ 8 से आगे जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेशन से आगे जा रहा है। तो इतने मास को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेशन से आगे ले जाने के लिए 8 3 24, 24 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। लगा 120 न्यूटन है, तो 24 न्यूटन खा के ये पीछे दे देगा। तो 24 न्यूटन खाएगा 120 में से, तो 96 न्यूटन पीछे जाएगा। बताओ, सोचो, मजा आया कि नहीं आया? बताओ। अब ये सवाल देखो, घबराना नहीं। वुड विल बी द टेंशन T1 एंड T2। पहले मेरी बात सुन लो, एक दो क्वेश्चन में मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम लगाना, तुम्हारे पास जितना दम है ना। पहले मेरी बात सुन लो। मैं 5 kg से लेकर के 3 kg को एक ऑब्जेक्ट मान लू, एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो इस पर पीछे T1, इस पर आगे T1 कैंसिल, इस पे आगे T2, इस पे पीछे T2 कैंसिल। इन तीनों को एक मान लूंगा तो 5 4 9 9 3 12, 12 kg का ऑब्जेक्ट। इस 12 kg के ऑब्जेक्ट पे आगे लग रहा है 78 न्यूटन और पीछे लग रहा है 6 न्यूटन, है ना। पीछे देखो ये 6 न्यूटन एक्स्ट्रा है, इन तीनों को एक माना है ना, तो इस पर पीछे, इस पर आगे। तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा, नेट फोर्स आपका आ जाएगा 72 बटा 12, 6 न्यूटन का। अब सुनना, अब सुनना, सॉरी, एसिलेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाएगा कि आ गया? ज्यादा फोर्स इधर उधर जाएगा, तो 6 से जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलेशन होगा। तो 6 से जाने के लिए 3 kg वाला कितना खाएगा? 6 18, 18 खाएगा। 78 में से 18 खाएगा तो 60 न्यूटन ये होगा। और ये कितना खाएगा? तो 6 चौका 24 खाएगा। 60 में से 24 घटाओगे तो 20 घटाओगे तो 40, 36 न्यूटन आएगा। तो 36 न्यूटन और 60 न्यूटन आंसर होगा। देख, देख के बता सकते हो। 36 और 60, यस, 36 और 60, हाँ 36 और 60, बहुत बढ़िया। 36 और 60, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए, ये 2015 का सवाल है। अब ये कनेक्टेड टेंशन से नहीं है, नॉर्मल से, लेकिन आप कर सकते हो। रॉन्ग। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? क्या रॉन्ग है? 78 और 6 तो 72 आ गया। तो 72/12, 12 छक 72, 6 से चल रहा है। छतरी 18 खाएगा, तो 78 में से 18 जाएगा तो 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। और 4 kg का ऑब्जेक्ट है। 4 kg को आगे, 4 kg को आगे 6 से चलना है, तो 6 चौका 24, 60 में से 24 जाएगा तो 36 बटेगा। अच्छा पीछे से देख लेते, चलो पीछे से देख लेते हैं। इसको 6 से जाना है, तो 5 छक 30 चाहिए, इसको 30 चाहिए, और 6 इसको उगलना भी है, तो खाएगा 36, 36 में से 30 बचाएगा और 6 उगल देगा तो 36 आएगा। सही है एकदम। बहुत लोगों ने रॉन्ग बोला है, बहुत लोगों ने रॉन्ग बोला है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जितने लोगों ने रॉन्ग बोला है, जितने भी लोगों ने रॉन्ग बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे कि अगले 5 बार कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे। जितने लोगों ने रॉन्ग स्पैम किया है, जितने लोगों ने रॉन्ग स्पैम किया, नीट की कसम है आपको, नीट की कसम, नीट की कसम, 5 टाइम्स ओनली सिट अप सिट डाउन, सिट अप सिट डाउन करेंगे। ठीक है, रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए करिए, करिए साले गधे, करिए। बाप रे बाप, मैं ये पढ़ाते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतना आसान है कि मैं इतनी आसान चीज क्यों ही पढ़ा रहा हूं, इतनी आसान चीज क्यों ही पढ़ा रहा हूं, इतनी आसान चीज हालांकि मैं पढ़ा ही क्यों रहा हूं, मुझे ये लग रहा है। और तुम ये क्या हो यार, टट्टी है, मूड ही खराब कर दिया एकदम। बस सर कह रहा है कि आगे तो 72 था ना, डैश, साले ये क्या लग रहा है, 78 लग रहा है। अभी इस पर अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ इस पर, मैं जब अरे सच में, सच में भगवान ने ना जब दिमाग दिया था ना, भगवान जब दिमाग दे रहे थे ना, तो तुमको दिमाग देना ही भूल गए। जब भगवान दिमाग दे रहे थे ना, तो गधे तुम्हें दिमाग देना ही भूल गए। तुम सच में फिजिक्स पढ़ने के लायक नहीं हो, गधो नालायक। छोड़ो। वुट विल बी द टेंशन T1 एंड T2 इन द गिवन फिगर। इस फिगर में T1 T2 क्या होगा? सबसे पहला अप्रोच क्या है, इसमें MR स्टार लगाएंगे तो सबसे पहला अप्रोच है, सबसे पहला अप्रोच है 5 kg, 4 kg और 3 kg को अगर मैं कंबाइंड मान लू तो कितना केजी होगा? सर 5 4 9 और 3 12 kg होगा, 12 kg होगा। अब इस 12 kg में जब हम कंबाइंड माने हैं तो इस पर पीछे T2 लग रहा था 3 kg पर, इस पे आगे T2 लग रहा था। तो इस 12 kg को कंबाइंड मानूंगा तो आगे T2 पीछे T2, इंटरनल कैंसिल, हाँ ये भी इंटरनल है, आगे T1 5 पे और इस पे पीछे T1 कैंसिल। इस पर बचेगा आगे की तरफ 78 न्यूटन। ये तीनों को मिला के 1 यूनिट माना है, तो इस पर आगे 78 और पीछे 6 न्यूटन है, पीछे 6 न्यूटन है, इतना बचा। हाँ तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स। अब 78 और 6 सेम डायरेक्शन में कि अलग डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में कि अलग डायरेक्शन में? सर आगे 78 पीछे 6, तो नेट फोर्स आगे हम मानेंगे 72/12 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। 72 न्यूटन नेट फोर्स है आगे की तरफ, और नेट एक्सीलरेशन, नेट मास है 12, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट फोर्स बटा नेट मास। अब यहां पे समझने वाली बात है कि 78 न्यूटन इस पर नेट आगे लग रहा था जो कि 3 kg पे दिख रहा है, 6 न्यूटन पीछे लग रहा था 5 kg पे, वो दिख रहा है यहां पर पीछे, तीनों को एक मान लिया तो
तो नेट एक्सीलरेशन तुम्हारा ये आ गया। हाँ सर ठीक है। अब हम अकेला सिर्फ 3 केजी की एफबीडी बनाएंगे, 3 केजी का एफबीडी। तो 3 केजी के एफबीडी में नेट फोर्स 72 न्यूटन थोड़ी ना लग रहा है, वो तो पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लिया था, तब इस पर 78 आगे 6 पीछे, तो ये तुम्हारा 72 नेट फोर्स बटा मास 12 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। किसका सर? तीनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि एक ही फिक्स रस्सी से बंधे हैं, तीनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, एक ही रस्सी से बंधे। ये इससे बंधा है तो ये दोनों साथ चलेगा, ये इसके साथ चल रहा है फिर ये इसके साथ चलेगा। अगर सिर्फ 3 केजी का हम एफबीडी बने तो 3 केजी पे 72 न्यूटन फोर्स थोड़ी ना